स्वागत है आप सभी का मेरे ऑडिबल फिल्म चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। च1 केशव देश के राजा। आज केशव देश और उसके लोग खुशी के मारे उछल रहे हैं। पूरा देश खुशी और उत्सव के साथ झूम रहा है। सब लोग अपने राजा की तारीफ कर रहे हैं और अपने राजा की जीत की खुशी में घर परिवार में उत्सव मना रहे हैं। आज सबका खाना राजमहल में ही होगा। पूरा देश राजा की शाही दावत खाएगा। सबका खाना राजमहल से आएगा। अरे तुम्हें पता है, हमारे राजा फिर से जीत गए। हाँ भाई, सही कहा। अरे तुम्हें पता है, मेरा बेटा भी राजा की सेना में है और वो भी युद्ध पर गया था, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्या? हाँ, 4 साल से यही तो हो रहा है। हमारे राजा पता नहीं किस तरह युद्ध लड़ते हैं कि वो कभी नहीं हारते। उद्धरण चिन्ह। तो तू क्या चाहता है, कि राजा हार जाए? अरे नहीं भाया, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। मैं तो हमारे राजा का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी बहादुरी का तो क्या ही कहना। सही कहा, जैसा नाम वैसा काम, ये कहावत उनके लिए ही बनी है। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे सब लोग चलो, हमारे राजा हमसे मिलने हमारे बीच आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही सब लोग महल के पास इकट्ठा हो जाते हैं और तभी सब लोग जोर जोर से कहने लगते हैं, महाराज की जय हो, हमारे राजा अमर रहे, राजा बहादुर सिंह की जय हो। उद्धरण चिन्ह। इस तरह लोग अपना प्यार राजा को दिखाने के लिए जय जयकार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक 23 साल का लड़का, जिसने अपने सुंदर गठीले बदन पर शाही वस्त्र पहन रखे थे, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। बड़ी सुंदर आंखें और सर पर सोने का मुकुट, जो उसकी ताकत उसके शाही रुतबे का चीख चीख कर बयान कर रहे थे। वो अपने मजबूत कदमों को मसल की छत और बढ़ाते हैं, जहां पर राजा अपने लोगों, अपनी जनता से मिलते हैं। वहीं पर राजा बहादुर सिंह अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं, तो सब लोग उनकी तरफ देखकर अपना सर झुका लेते हैं। राजा अपनी प्रजा का ये प्यार और सम्मान देखकर अपना हाथ हवा में लहराते हैं, जिससे लोग जोर जोर से राजा की जयकारा लगाने लगते हैं। महाराज की जय हो, केशव देश की जय हो, महाराज की जय हो, हमारे राजा अमर रहे। और ये सब कहते समय लोग जोर से चिल्ला रहे थे, उछल रहे थे। कुछ देर अपने प्रजा के साथ समय बिताने के बाद राजा अपने मंत्री गण से मिलने के लिए दरबार में जाते हैं, जहां दरबान राजा के आने से पहले घोषणा करता है, सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आ रहे हैं वीरों के वीर, शेरों के शेर, हमारे देश का गौरव और हमारे देश की शान। हम सब के राजा, राजा बहादुर सिंह, जिनके एक नज़र देखने से बड़े बड़े सुरमा भी डर से काट उठते हैं। हमारे राजा पधार रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। और इतना सब वो दरबान एक सांस में बोलकर गहरी सांस लेता है। उसकी ये घोषणा सुनकर सब लोग अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और फिर राजा बहादुर सिंह बड़े रोब के साथ आते हैं। उनके चेहरे पर एक तेज है जो सबको झुकने के लिए कह रहा है। राजा पूरी शान से आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उनके दाएं तरफ उनके पिता और बाएं तरफ माता बैठी हुई थी। जब राजा बैठ जाते हैं तो वो अपना एक हाथ उठकर सबको बैठने का इशारा करते हैं, और फिर अपनी रोबदार भारी आवाज में कहता है, आज की समस्या पेश की जाए। जिस पर एक मंत्री, जिसका नाम सुखबीर था, वो कहता है, महाराज, कुछ जंगली जानवर अपने आसपास के गांवों और कस्बों को तबाह कर रहे हैं। वहां पर एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाए। राजा बहुत रोब के साथ कहते हैं। सेनापति अपना सर पूरे अंदर के साथ झुकाते हुए, जो आज्ञा महाराज। उद्धरण चिन्ह। तभी एक और मंत्री उठकर कहता है, महाराज, रावी नदी का पानी पहाड़ के गिरने से रुक गया है, जिससे बहुत सारे गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। कृपया इस समस्या का समाधान बताएं। उद्धरण चिन्ह। आप चिंता ना करें, हम अपने कुछ सिपाहियों को वहां भेजकर नदी का रुख बदलाव देते हैं, राजा बड़े ही आराम से कहता है। जिसके इस तरह हर समस्या का आसानी से समाधान करने पर सब लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं, और राजा सबकी समस्या सुलझाकर वहां से चला जाता है। जब वो सभा से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तो बहुत सारी लड़कियां, दासियां, सेविका सब राजा को प्रेम भावना से देख रही थी। लेकिन राजा वहां से बिना किसी को देखे वहां से निकल जाता है। वहीं उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसके पिता राजा शेर सिंह वो कहते हैं, देखो भाग्यवान, हमारा बेटा कितना कामयाब राजा बन चुका है। हर कोई उसका सम्मान करता है और शत्रु तो उसका नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। उनकी बातें सुनकर महारानी दुर्गावती कहती हैं, सही कहा, ये एक अच्छा और बहादुर राजा बना गया है। बस अब तो मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? देखना, जल्दी ही इसकी शादी होगी और बेहद सुंदर लड़की आएगी हमारे महल में इसकी रानी बनकर।
महाराज शेर सिंह बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं, महाराज, मैं आपके सामने एक विनती लेकर आया हूँ। महामंत्री रामप्रताप अपना सर आदर से झुकाकर कहते हैं। अचानक किसी की आवाज सुनकर महारानी और महाराज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने सामने अपने देश के महामंत्री को देखकर वो कहते हैं, कहिए महामंत्री क्या कहना चाहते हैं। महाराज, मैं केवल आपके देश का महामंत्री हूं लेकिन फिर भी पूरे भरोसे के साथ आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महामंत्री अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत भरकर कहता है, हाँ कहिए महामंत्री, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हो, तो इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं। बस आप कहिए, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। महाराज, वो चटूक शादी का प्रस्ताव। महामंत्री महाराज और महारानी से कुछ बात करने के लिए आया था। वो कहता है, महाराज, मैं राजा की आयु 23 वर्ष हो गई है और अब हमें उनका विवाह करा देना चाहिए। आपने सही कहा, हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे। अगर आपके पास किसी सुंदर कन्या का रिश्ता हो तो हमें जरूर बताएं, और वैसे भी वो जो भी हो आप सबकी रानी बनेगी। महाराज बड़ी खुशी के साथ कहते हैं, हाँ सही कहा आपने, वैसे भी वो हमसे ज्यादा आप सब का राजा है। वो हर समय बस आप सब के लिए ही काम करता रहता है, इसलिए उसके लिए एक सही जीवन साथी खोजना भी आप सबका ही काम है। महारानी भी बड़ी खुशी के साथ कहती हैं, महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं हमारे राजा के लिए एक सुंदर कन्या बता सकता हूँ। महामंत्री बड़े ही आदर और शांति के साथ कहता है। अच्छा, कौन है वो? महाराज और महारानी एक साथ कहते हैं। महाराज, वो। महामंत्री थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अब तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो, जल्दी बताओ कौन है वो कन्या। महारानी बड़ी खुशी के साथ पूछती है। महारानी, वो मेरी बेटी है जिसका नाम सुचित्रा है। वो हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न है और इस वर्ष वो इस देश की सबसे सुंदर कन्या का पुरस्कार भी जीती है। महामंत्री अपनी बात महाराज के आगे रखता है, जिस पर महाराज कहते हैं, ठीक है, हम इस बारे में राजा से बात करेंगे और फिर तुम्हें बता देंगे, ठीक है। जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। और इतना कहकर वो महाराज और महारानी को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। महाराज और महारानी भी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं राजा बहादुर सिंह अभी अपने एक सीक्रेट कमरे में बैठकर कुछ लोगों से बात कर रहा था। सब लोगों, इस पास की सुरक्षा का ध्यान रखना। महाराज वहां पर बैठकर अपने हाथ में पानी का एक गिलास ले उससे एक घुट पानी पीते हुए कहते हैं, जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा हो। एक काले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, साथ ही उसका शरीर सुडौल था। और हाँ, उस मामले का क्या हुआ? महाराज वो पानी का गिलास नीचे रखते हुए कहते हैं, ठीक है महाराज। जब महाराजा वहां से जाने को होता है तभी पहला व्यक्ति कहता है, महाराज आपके लिए ये चिट्ठी दी, जिसे महाराज बिना उन्हें देखे ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं बिना एक भी बार पीछे पलटे। और उनके जाने के बाद वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। वहीं राजा बहादुर सिंह उस सीक्रेट कमरे से निकलकर अब अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं और वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर के पास रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। और कुछ देर बाद जब वो अपने आप को शांत कर लेते हैं तो वो अपने पास से उस चिट्ठी को निकाल कर पढ़ते हैं और उसे पढ़ने के बाद उनके चेहरे के भाव बदल जाते। लेकिन कुछ देर बाद जब वो फिर उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और समझते हैं तो उनके चेहरे के भाव फिर से सामान्य हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने पास रखी कुर्सी पर उठकर बैठ जाते हैं और कुछ जरूरी दस्तावेज को देखने लगते हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। तब एक सिपाही आता है और वो धीरे से दरवाजा खड़खड़ाता है और जब राजा ये आवाज सुनता है तो वो जाकर दरवाजा खोलता है और सिपाही से जब वो आने की वजह पूछता है तब वो सिपाही कहता है, महाराज आपको महारानी ने खाने के लिए बुलाया है। ठीक है, इतना कहकर राजा अंदर चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वो अपने कमरे से निकलकर सीधा खाना खाने के लिए शाही भोजन कक्ष में जाता है जहां पहले से ही उसके मम्मी पापा और कुछ जरूरी लोग बैठे हुए थे। राजा जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। वहां उसके सामने हर प्रकार का भोजन बना हुआ था पूरी सब्जी, आलू की सब्जी, मखनी दाल, राजमा, छोले, कढ़ाई पनीर, पनीर कोफ्ता, शाही बिरयानी, खीर, सोन हलवा, मूंग दाल हलवा, नान, शरबत, मीठी शराब, नारियल शराब, ऐसे बहुत सारे खाने की चीजें उनके सामने थी जिससे देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। वहीं सब राजा के खाने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही राजा ने एक निवाला खाया सब खाने पर पुट पड़े। वहां सब ने बड़े ही आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद सब सोने के अपने अपने कमरे में चले गए। राजा भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन जाने से पहले महाराज ने कहा था कि वो कल उसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। और राजा बहादुर सिंह ने भी उन्हें हाँ कहा था और इतना सब कहकर वो वहां से जा चुके थे। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। वहीं महामंत्री जब अपने घर आए तो उन्होंने आते ही अपनी पत्नी को ये बात बताई कि उसने आज अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव राजा के लिए भेजा है। और फिर वो कहता है, तुम्हें पता है अगर हमारी बेटी की शादी राजा से हो गई तो वो इस देश की रानी बन जाएंगी और हम महाराज के रिश्तेदार, सोचो ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा।
वहीं उनकी बेटी भी ये बात सुन रही थी और ये सब सुनकर वो सोचती, क्या मैं सच में राजा की पत्नी बनूंगी, ये कितना अच्छा होगा, मैं यहाँ की रानी और राजा वो तो कितने सुंदर और बलशाली है, अगर मैं उनकी रानी बन गई तो। योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचकर वो तो सातवें आसमान पर थी। और यहाँ ये सब राजा के रिश्तेदार बने की खुशी मना रहे थे और वहीं राजा इस समय अपने बिस्तर में चैन की नींद हो रहा था। चौथी राजसभा। महामंत्री रामप्रताप अपनी बेटी के विवाह की खुशी में इतना अधिक खुश था कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। और वही राजा सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भोजन करने के लिए अपने माता पिता के पास गए ताकि वो उनके साथ भोजन कर सके। जब वो भोजन कर रहे थे तब राजा को याद आया कि उसके पिता उससे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं, पिताजी आपने कल कहा था कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम भोजन करो, भोजन करते समय बात नहीं करते, महारानी राजा बहादुर सिंह की प्लेट में भोजन डालते हुए कहती हैं। जी माँ, इतना कहकर राजा चुपचाप भोजन करने लगते हैं। 20 मिनट बाद भोजन करने के बाद राजा बहादुर सिंह कहते हैं, अब कहिए पिताजी आप क्या कह रहे थे। बेटा कल महामंत्री रामप्रताप हमारे पास आए थे, महारानी बड़े आराम से कहती हैं। किस लिए माँ, क्या राज्य में कोई समस्या हुई है, राजा अपनी चिंता जताते हुए कहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, महाराज कहते हैं। तो फिर किस लिए, महाराज शांति से पूछते हैं। वो तुम्हारी शादी की बात करने के लिए आए थे, महाराज सहजता से कहते हैं। पूरी बात कहिए पिताजी, राजा पूरी बात पूछने के लिए कहते हैं। कल रात महामंत्री अपनी बेटी सुचित्रा का विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे हमारे पास, महाराज कहते हैं। तभी महारानी बात बीच में काटते हुए कहती हैं, और हाँ बेटा, मैंने उस लड़की के बारे में पता कराया तो पता चला वो बहुत सुंदर है और उसमें सभी गुण है, वो तुम्हारे लिए योग्य वधू है, तो इसलिए हमने सोचा है कि तुम उससे शादी कर लो। महारानी खुशी खुशी में ये सब एक साथ बोल देती है। लेकिन जब वो दोनों राजा के चेहरे के भाव पर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल अलग थे, ना वो गुस्सा था ना ही खुश, ये भाव ऐसे थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाए। जब महाराजा और महारानी ये देखते हैं तब वो कहते हैं, बेटा बेटा क्या हुआ, कहाँ को गए। हर राजा सदमे से बाहर आते हुए कहते हैं, बेटा बताओ तुम कब सुचित्रा से शादी करोगे। महारानी खुशी से चाहते हुए कहती हैं, नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। राजा जल्दी से ना में अपनी गर्दन घुमाते हुए कहता है। लेकिन क्या बेटा, इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, उसमें जितनी खूबियां हैं वो किसी देश की राजकुमारी में भी नहीं है, इसलिए बेटा तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। और वैसे भी महामंत्री ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे लिए वफादार रहें और ऐसा करके हम उनकी वफादार का कर्ज भी चुका सकते हैं। महाराज उसे समझाते हुए कहते हैं। हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। महारानी उससे थोड़ा गंभीर भाव से कहती हैं। लेकिन माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, महाराज मजबूर होकर कहते हैं। नहीं, तुम्हें ये शादी करनी होगी, महाराज भी हट से कहते हैं। लेकिन पिताजी, राजा कुछ बोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं। हमने कहा ना, तुम्हें ये शादी करनी होगी और ये हमारे फैसला है, महाराज पूरी दृढ़ता से कहते हैं। हम ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो आप मुझे नहीं कह सकते, राजा उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं। छोड़ो, जो भी होगा वो हम देख लेंगे और हम इस विवाह के बारे में आज ही राजसभा में घोषणा कर देंगे। इतना कह वो वहां से चले जाते हैं। वहीं महारानी भी अपनी कुछ दासियां के साथ वहां से चली जाती है। राजा वहां बैठे हुए कुछ गहरी सोच में गुम हो जाते हैं। तब एक सैनिक आकर उन्हें उस सोच से बाहर निकालता है और कहता है, महाराज, राजसभा में सभी लोग आ चुके हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर महाराज हम में जवाब देते हैं और वहां से उठकर उस सिपाही के साथ राजसभा की तरफ जाने लगते हैं। वहीं सभा में सभी लोग आ चुके थे। आज महामंत्री बहुत खुश लग रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कान छुपाए नहीं छुप रही थी। जब राजा दरबार में आते हैं तो दरबार कहता है, हमारे महाराज के पुत्र हम सब के राजा पधार रहे हैं। और उसकी आवाज सुनकर सब लोग अपने स्थान से उठकर अपना सर झुकाकर अपने राजा के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। वहीं राजा ने आज सफेद रंग का लिबास पहना था, उनके मुकुट ने उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ा दी थी। सब लोग उनके रोब के आगे अपना सर झुकाकर खड़े थे। जब राजा जाकर अपने स्थान के पास खड़े होते हैं और सबको बैठने का इशारा करते हैं और सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और राजा भी अपने स्थान पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी हाथ उठाकर सभा शुरू करने का इशारा करता है और सब लोग एक एक समस्या अपने राजा के सामने रखते हैं और राजा हर समस्या का हल निकालते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, प्राकृतिक हो, मानव निर्मित, हर समस्या का हल राजा उन्हें देता है। जब सब समस्या का हल हो जाता है तब एक व्यक्ति अंदर आता है जिसने नीले रंग का लिबास पहना था और वो भी काफी आकर्षक लग रहा था। वो एक नव युवक था जिसकी आयु 20-21 वर्ष होगी। वो पूरे रोब से दरबार में आता है और झुककर राजा को सम्मान देता है और फिर उसी रोब के साथ कहता है,
राजा बहादुर सिंह जी, मैं कर्ण राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं और इसलिए मैं यहाँ आपके लिए एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। वो ये सब एक ही सांस में कह देता है, लेकिन इतना सब कहकर भी उसके चेहरे से कोई डर नहीं झलक रहा था। जिसकी ये बातें सुनकर राजा उसे इशारा करते हैं कि वो अपनी बात जारी रखें। जिस पर वो युवक, जिसका नाम कशिश राव था, वो कहता है, राजा बहादुर सिंह जी, मैंने सुना है कि आप सुचित्रा से विवाह करने वाले हैं और उसे मैं पसंद करता हूं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं और जो भी जीतेगा वो सुचित्रा से विवाह करेगा और इसी बहाने हम ये भी देख पाएंगे कि आपके बारे में जो कहावतें हैं क्या वो सच्ची है। जी, आपका क्या विचार है? जिस पर राजा कुछ कहता उससे पहले उसके पिता कहते हैं, क्या कह, तुम्हारा इतना दुस्साहस हमारे देश में खड़े होकर हमारी होने वाली बहू के बारे में तुम इस प्रकार की बातें करो। और रही युद्ध की बात, तो हमारा बेटा तुमसे युद्ध जरूर करेगा और तुम्हें हराकर 2 दिन के अंदर अंदर सुचित्रा से विवाह करेगा। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि महाराज ने ये कैसी घोषणा कर दी। वहीं राजा तो ये सब सुनकर सदमे में ही चला गया, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से होश में आ जाता है और अपने पिता की तरफ देखने लगता है। चफोर, राजा की जीत। कशिश राव महाराज की घोषणा से बहुत खुश लग रहा था और वो राजा की तरफ देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। फिर राजा अपने स्थान से खड़े होकर कशिश राव के सामने चल कर जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं किसी से भी सामने खुले मैदान में नहीं लड़ता और वैसे भी लड़ाई से अच्छा शांति होता है, इसलिए पहले हमें अकेले में कुछ बात करनी चाहिए। और इतना कहकर राजा उसे अपने साथ एक कक्ष में ले जाते हैं। किसी को भी राजा का ये बर्ताव समझ में नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि राजा उसे ऐसे अकेले में क्यों ले गए हैं। और राजकुमार कशिश राव भी चुपचाप अंदर चले गए। वहीं सब लोग बाहर ही खड़े थे। तभी उनमें से एक मंत्री कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजा अंदर कर क्या रहे हैं। हाँ, अगर उन्हें लड़ना है तो वो बाहर भी लड़ सकते हैं। कहीं राजा अपने अतिथियों की इज्जत तो नहीं बचा रहे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, सब जानते हैं हमारे राजा कभी किसी से नहीं हारते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कैसा मूर्ख है हमारे राजा से लड़ेगा। मैं 10 सोने की मुद्राओं की शर्त लगाता हूँ, हमारे राजा ही जीतेंगे। अरे, इसमें शर्त लगाने की क्या जरूरत, वहीं जीतेंगे, ये तो सत्य है। वो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। वहीं कर्ण राज्य के सिपाही वहां बिना कुछ कहे खड़े थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि राजा बहादुर सिंह ही जीतेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे और ये छोटी सी लड़ाई तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब लोग बस वहां खड़े होकर उन दोनों का बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे बाद राजकुमार अपने आप को घसीटते हुए बाहर ला रहा था। वो तो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था जब सबने ये सीन अपनी आंखें के सामने देखा। राजकुमार कशिश राव खून से लथपथ बाहर अपने आप को घसीटते हुए ला रहे हैं। वहीं राजा बहादुर सिंह, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ रहे थे। उनके कपड़े पर तो सिलवट भी नहीं आई थी। वहीं राजकुमार कशिश राव के कपड़े फटे हुए थे। वहीं उनके शरीर से खून बह रहा था। सब लोग ये देखकर हैरान थे और कुछ लोग तो डर भी गए थे इतना भयानक दृश्य देखकर। वहीं राजा सबको नजरअंदाज करके वहां से चला गया और किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सब लोग राजा का ये रूप देखकर डर गए थे। वहीं महामंत्री बहुत खुश थे। वो वहां से उछलते हुए राजा के पीछे पीछे चले गए और कहने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। वहीं सब लोग राजकुमार को चिकित्सा कक्ष में ले गए ताकि उनका इलाज कराया जाए। जब वो उसे वैद्य के पास ले गए तब चिकित्सक ने राजकुमार की जांच करने के बाद कहा, इनकी ये हालत किसने की, वह कितना बेरहम है जिसने इन्हें इतनी गहरी चोटें पहुंचाए। आप इन्हें सही समय पर ले आए, नहीं तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि इनकी जान भी जा सकती थी। इतना कहकर वो वैद्य फिर से राजकुमार की जांच करने लगा। कुछ ही देर में राजकुमार का पूरा इलाज हो गया और सिपाहियों ने भी गहरी सांस ली। तभी उनमें से एक बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, राजा इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि उनसे बस कुछ देर लड़ने पर ही राजकुमार की जान पर खतरा आ गया। मुझे तो यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां उस कमरे में राजा और राजकुमार ही गए थे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। हाँ भाई, मैंने भी देखा है ये राजा कितने खतरनाक है। सही कहा, वैसे गलती तो हमारे राजकुमार की भी है, जब सब लोग जानते हैं कि राजा बहादुर सिंह कभी पराजित नहीं होते। ऐसे ही वो सिपाही बात कर रहे थे, यही नहीं पूरे राजमहल में इसी की बातें हो रही थी। सब बस इसी बारे में बात कर रहे थे। वहीं महारानी महाराज दोनों भी खुश थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि राजा की 2 दिन बाद शादी है। महारानी खुशी से चहकते हुए कहती हैं, महाराज हम आज बहुत खुश हैं, 2 दिन बाद हमने बेटे की शादी है। हम हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं और उसे शादी के तोहफे देना चाहते हैं। जिस पर महाराज कहते हैं, जैसा आप चाहें महारानी, हम कल ही आपकी होने वाली बहू को तोहफे देने के लिए चलेंगे। महाराज, क्या ये सत्य है? हमें तो ये अब भी स्वप्न ही लग रहा है। जल्दी ही हमारे बेटे की शादी हो जाएगी और हम फिर दादी बन जाएंगे। ये सब कहते समय महारानी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। उनके चेहरे की मुस्कान उनके कानों तक आ रही थी।
और महारानी को खुश देखकर महाराज भी बहुत खुश थे। उन्होंने तो इस बात की घोषणा तक कर दी थी कि 2 दिन बाद राजा की शादी है और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। इसी तरह खुशी खुशी राज हो जाती है। सब लोग भोजन के लिए आए थे। वहीं आज महाराज ने महामंत्री और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित किया था। सब लोग भोजन के लिए भोजन कक्ष में बैठे हुए थे। महारानी महामंत्री की पुत्री से राजा को भोजन परोसने का इशारा करती है और वो भी शर्माते हुए राजा को भोजन परोसती हैं। सब लोग इस नए रिश्ते के लिए बहुत खुश थे, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां महामंत्री का तो पूरा परिवार ही खुशी से चहक रहे थे। इसी प्रकार सब ने खुशी खुशी भोजन किया। राजा भोजन करके जैसे ही वहां से जाने लगे तभी महाराज ने उसे कहा, सुनो, आज तुम महामंत्री की बेटी को और हमारी होने वाली बहू को कुछ देर के लिए बगीचे में घुमा लाओ, उसे अच्छा लगेगा। जिस पर महाराज बिना कुछ कहे बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं और वो कन्या भी खुशी खुशी महाराज के पीछे पीछे जाने लगती है। च5 मैं आपसे प्रेम करती हूँ। राजा और सुचित्रा बगीचे में टहल रहे थे। राजा, जिन्हें अपने शाही कपड़े पहने हुए थे और उनके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आता था, वो चंद की चांदनी में और भी अधिक तेजस्वी लग रहे थे। राजा अपने सुडौल और गठिले बदन के साथ आगे चल रहे थे और उनके पीछे सुचित्रा, जो एक कोमल कली की तरफ लग रही थी। उसका मुख चंद के समान लग रहा था और उसके गुलाबी रंग का लहंगा उसकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा रहा था। इस समय वो किसी खिले हुए फूल के समान लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसकी वो नशीली आंखें, प्यारी सी नाक, गुलाबी कोमल बैट जो किसी को भी मदहोश कर दे, दूध जैसा रंग, बेहद सुंदर और आकर्षक बदन जो किसी भी पुरुष को मोहित कर दे, साथ ही मीठी बोली और इस समय महाराज के सामने बेहद सुंदर लग रही थी। साथ ही उसने सोने की पायल और सोने के कंगन, गले में सोने का हार, माथे पर मंगटिका। आज वो किसी बला से कम नहीं लग रही थी, बल्कि आज तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी। महाराज के पीछे वो बड़े ही आराम से चल रही थी। कुछ देर यूं ही चलने के बाद वो अपनी मीठी आवाज में कहती हैं, महाराज रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज सुनकर महाराज वहीं रुककर बिना उसकी तरफ मुड़े ही खड़े रहते हैं और फिर धीरे से उसकी तरफ देखते हैं। महाराज, मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं ही नहीं, इस देश की हर लड़की आपको पसंद करती है। हर एक लड़की आपकी रानी बनने का सपना देखती है, लेकिन मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूँ। फिर वो शर्मा कर महाराज की तरफ देखती है, लेकिन महाराज ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो फिर थोड़ा और शर्माते हुए कहती हैं, महाराज, मैं आपको पसंद ही नहीं करती, बल्कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इतना कहकर वो शर्माते हुए वहां से चली जाती है। राजा वहीं बिना कुछ कहे कुछ देर के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो एक गहरी सांस लेकर दौड़ देते हैं और वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तब उनकी नज़र एक सिपाही पर जाती है और वो उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, पिताजी को कह देना हम अपने कमरे में जा रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर कपड़े निकालकर सोने वाले कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और ऊपर छत को देखने लगते हैं। उनके मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन उनके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ महामंत्री रामप्रताप भी महाराज से कुछ देर बात करने के बाद चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी शादी की तैयारियां करनी थी। 2 दिन बाद शादी है उनकी बेटी की। वही उसके जाने के बाद महाराज और महारानी भी अपने कमरे में जाकर चैन की सांस लेकर सो जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिन बाद 2 दिन पूरे तैयारियों में ही चले गए। पूरा राजमहल दुल्हन की तरह सजाया गया था, साथ ही पूरी नगरी भी। इन 2 दिनों में सबने सिर्फ शाही खान ही खाया है। आज राजा की शादी है, साथ ही आज महाराज अपना स्थान राजा को देने वाले हैं। आज पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजा है, हर तरफ खुशी ही खुशी है, हर कोई खुश है, हर तरफ फूलों की मालाएं लगी हुई है। सभी मेहमान आ चुके हैं और सब आज सच में बहुत खुश हैं। महामंत्री रामप्रताप तो फूले नहीं समा रहे, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। वहीं राजा अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। कुछ दास दासियां उन्हें तैयार कर ही थी। आज राजा ने गोल्ड कलर की शाही पोशाक पहनी हुई थी और वो पोशाक उन पर बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। राजा उन सब दास दासियां को जाने के लिए कहते हैं। सब खुश थे, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं बता सकता था कि वो खुश हैं या दुखी। राजा खुद को आईने में देखकर और खुद को यूं दूल्हे के लिबास में देखकर अपने सिर को हिलाते हैं और धीरे से खुद से कहते हैं, क्या फायदा इन सब का जब शादी होगी ही नहीं। फिर कुछ देर रुक कर फिर कहते हैं, आज पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने शादी के लिए हाँ कहकर कोई गलती कर दी। इसके आगे वो कुछ और कहते। कक्ष के अंदर उनकी माँ और पिताजी आते हैं। अपने बेटे को दूल्हे के लिबास में देखकर वो बहुत खुश होते हैं और राजा को कहते हैं, अब चलो समय हो गया, सब लोग आ गए हैं और हाँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों उसे लेकर सभा की तरफ ले जाते हैं, जहां आज राजा के विवाह का मंडप लग हुआ था। तब दरबान राजा के आगमन पर कहता है, होशियार, हमारे देश की शान, हमारे देश का गौरव, हमारे राजा और उनके माता पिता, हमारे महाराज और महारानी पधार रहे हैं। ये सुनकर कि राजा और महाराज आ रहे हैं, सब लोग उनकी शान में खड़े हो जाते हैं।
वहीं सभी लड़कियों की नजरें राजा की तरफ थी और सबकी नजर एक ही बात कह रही थी, सुंदर, अति सुंदर। महामंत्री की बेटी इस समय मंडप में बैठी हुई थी और सामने पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और वो भी संस्कृत में। राज जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वहीं ये सब देखकर महामंत्री बहुत खुश था और खुशी से उसकी आंखें बंद हो रही थी। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहते हैं, मंगल कुंडली काक्षाय मंगलाय तनोहरि। ऐसे ही वो एक एक करके मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तभी वो कहते हैं, राजन कन्या के साथ इस सामग्री को हवन अग्नि में डाले। और ऐसे ही वो हर एक विधि कर रहे थे। राजा को ये पसंद नहीं आ रहा था और वो ये बात भी जानता है कि ये शादी नहीं होने वाली, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी बाहर हवा तेजी से चलने लगती है और कुछ देर में तो हवा सब कुछ बिखेरने लगती है। सारी फूलों की मालाएं टूटने लगती है। जो भी सजावट के लिए फूल लगाए थे वो इस समय सबके पैरों के पास पड़े हुए थे। और ये सब देखकर सब बातें कर रहे थे और ये तूफान अंदर भी आ गया था। वहीं राजा जब ये सब देखता है तो वो सब की तरफ हैरान या परेशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तूफान की वजह जानता हो। तब पंडित जी कहते हैं, वर और वधू खड़े हो जाए और वरमाला पहनाए। इतना कहकर वो फूलों की माला की थी डाल लेकर खड़ा हो जाता है। सुचित्रा उस थाल से माला उठाकर राजा को पहना देती है। इसके बाद राजा भी माल उठाकर जैसे ही सुचित्रा को पहनने वाले थे, वहीं सुचित्रा ने भी अपनी गर्दन हल्की सी झुका दी थी कि तब सबके कानों में एक आवाज गूंज जाती है, हमारे राजा की जय हो, आपने हमें नहीं बुलाया।